गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे। आज मैं आप लोगों के सामने 9th स्टैंडर्ड के बायो का क्लास लूँगा और ये बहुत बेसिक क्लास है। इस क्लास के ज़रिए, इस क्लास के द्वारा आपके बहुत सारे कंसेप्शन क्लियर होंगे और बायो में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। बायोलॉजी, सबसे पहले तो ये वर्ड जो है बहुत इंटरेस्टेड वर्ड है। बायोलॉजी इज़ ए वेरी इंटरेस्टेड पेपर, वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, बिकॉज यू नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। फर्स्टली वी नो what mean by biology. बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। The study of life, the study of livings, the study of organism is called biology. जीवन का अध्ययन, जीव का अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। हर चीज का एक यूनिट होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने एटम के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है कि अनडिविजिबल मैटर, जो सबसे छोटा है, जो डिवाइड नहीं हो सकता और जिसमें केमिकल रिएक्शन करने की क्षमता हो, उसको हम लोग वहाँ एटम कहते हैं। सेम उसी तरीके से जब कोई घर हम बनाते हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको हम ब्रिक्स कहते हैं। एक ब्रिक्स से दूसरा ब्रिक्स, तीसरा ब्रिक्स अटैच होता जाता है, एक दीवार और एक घर बनती चली जाती है, बड़ा से बड़ा भवन का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से जितने जीव हैं, जितने लाइफ हैं, इसके निर्माण में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो सेल का होता है, कोशिका का। सेल वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट पार्ट जो है किसी भी लाइफ का, किसी भी जीव का, किसी भी एनिमल का, किसी भी पौधा का जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। This is the smallest functional and structural part of life, part of livings, part of organisms. आज हम लोग सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज सेल? ऐसे सेल कई प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसका मैं व्याख्या करता चलूं। सेम, CELL सेल, इस सेल के माने जेल भी होता है। CELL सेल, इसी सेल के माने बैटरी भी होता है। और CELL सेल, इसको हम लोग कोशिका जानते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों आपके सामने सेल हो। केमिस्ट्री में भी आपने सेल पढ़ा होगा। SHELL सेल, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट को कहते हैं, जिसमें जिस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है वहां इस सेल को हम लोग कहते हैं
इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। और सेम इसी सेल के माने अंडे का कवर भी होता है। अंडे का जो बाहरी पार्ट होता है उसको भी हम लोग आउटर पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड सेल। तो यहां पर हमने 5 तरह का सेल देखा। एक सेल ये आउटर पार्ट ऑफ एग, एक सेल ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, एक सेल जिसके माने इम्प्रिजमेंट होता है, जेल होता है, एक सेल जिसके माने बैटरी होता है, और एक सेल जिसके माने कोशिका होता है। तो हम लोग जो जीव विज्ञान के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो कोशिका सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी जीव की कार्यात्मक रचनात्मक सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम सेल कहते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट यूनिट, smallest part of livings is cell. Functional and structural smallest part of livings is cell. सबसे छोटा इकाई, इससे छोटा कोई हमारे शरीर के अंदर इकाई नहीं है। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उत्तक जिसको हम लोग कहते हैं। अब बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारे तंत्र मिलकर एक जीव को बनाता है। तो सेल के बारे में हम लोग जान गए कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स। अब इसमें जानना है कि सेल कितने तरह का होता है। हम लोग को सेल के बारे में क्या क्या जानना है। अगर सेल को आधार बना के हम डिवीजन करना चाहें तो कितना डिवीजन इसको कर सकते हैं ये हम जान सकते हैं। पहले इसको हम ये समझ लें कि अगर हमसे ये क्वेश्चन राइज किया जाए कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग्स, देन यू विल से सेल। सेल के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, छोटे छोटे उपांग होते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट अंग है जो डिवीजन में भाग लेता है, जो विभाजन में भाग लेता है, जिसके द्वारा एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल बनते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके बीच केंद्रक जो है, जिसको न्यूक्लियस हम कहते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर अगर आप सेल का बंटवारा करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो सेल 2 प्रकार का है। ऑन बेस्ड ऑफ न्यूक्लियस, on based of nucleus, cell is 2 type. न्यूक्लियस के बेस पर आप इसको देखेंगे तो सेल 2 प्रकार का है। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, ये 2 प्रकार हो गया। न्यूक्लियस के आधार पर अगर हम सेल को बांटते हैं तो 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी और भी इसके काइंड्स को हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे अगर सेल को हम चाहेंगे तो 2 भाग में और बांट सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका के होते हैं, उसी कोशिका के अंदर उनका डाइजेशन भी है, उसमें उनका न्यूट्रिशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, डिवीज़न भी है, एक ही कोशिका के अंदर अपने सारे जैविक क्रियाओं को करते हैं। ऐसे सेल को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। हाँ, कुछ सेल एक कोशिकीय सेल होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सारे अपने क्रिया को एक ही कोशिका के अंदर कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में आप अमीबा डाल सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम डाल सकते हैं,
और भी कई यूनिसेलुलर जीव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको डाल सकते हैं। ये सारे क्रिया को एक ही कोशिका के अंदर कहते हैं। ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के अंदर सारे काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर जीव, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक इसी में जैसे हम लोग हैं, जीव हैं, मनुष्य है, भैंस है, जानवर है, पेड़ है, पौधा है, ये अपने काम के लिए अलग अलग सिस्टम रखता है। अब एक मनुष्य के अंदर सांस के लिए एक अलग सिस्टम है, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब पाचन के लिए एक अलग सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी उसमें बहुत सारे सेल के कंट्रीब्यूशन से हम अपने सारे काम को करते हैं। हमारे सारे कार्य को करने के लिए हमारे बॉडी का अलग अलग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन्स जो है एक्टिव है। ऐसे जीव जो अपने कार्य करने के लिए सेल्स के ग्रुप को टिश्यू में, टिश्यू को ग्रुप को ऑर्गेन में, ऑर्गेन के ग्रुप को एक जीव बनाने में यूज करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जो है ये अपने काम के लिए अलग अलग तंत्र पर निर्भर करता है। बहुकोशिकीय जीव, इसके एग्जाम्पल में मनुष्य खुद आ गया, पेड़ पौधा आ गया, और टोटल बड़े जीव जंतु जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो हमने दो तरीके का सेल का डिवीजन देखा। एक सेल जिसको हमने यूनिसेलुलर कहा, दूसरे को हमने मल्टीसेलुलर कहा। और न्यूक्लियस के आधार पर भी हमने दो देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये सेल खोजा किसने, सेल आया कहां से, सेल का आधार क्या है? हम लोगों को सेल की जो इतनी जानकारी हुई, इसमें सबसे पहले हमारा किसने सहयोग किया, इसका जानना भी जरूरी है। नहीं तो हमारे पास आंशिक ज्ञान होगा, पूर्णता ज्ञान नहीं होगा। सोलह 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। 1665 में एन इंग्लिश साइंटिस्ट एंड इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एन इंग्लिश साइंटिस्ट। इसमें सबसे पहले उन्होंने बार्क ऑफ ट्री, वृक्ष का जो छाल होता है उसके से कॉर्क निकाला, कॉर्क को कट किया, कट करके उसका स्लाइस बनाया और उस स्लाइस को स्लाइड पर, माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर डाल के देखा। माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर डाल के देखा तो उनको वो स्लाइड मधुमक्खी के छत्ते के घर जैसा नजर आया, हनीकॉम्ब क्वार्टर्स। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पर बार्क ऑफ ट्री को के स्लाइस को देखा, बार्क ऑफ ट्री के स्लाइस को माइक्रोस्कोप पर देखा, माइक्रोस्कोप पर देखा तो ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट जैसा नजर आया। हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट जैसा नजर आया, जिसको इन्होंने सेल कहा, जिसको इन्होंने सेल कहा। इस टाइप से इनको नजर आया। ये जो कंपार्टमेंट इनको नजर आया, इसी कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल कहा, सेल।
ये मधुमक्खी का छत्ता और इसके ऊपर जो कंपार्टमेंट 1 2 3 4 कई कंपार्टमेंट नजर आया, उस कंपार्टमेंट को जो उन्होंने स्लाइड में देखा, उसके स्लाइस को, बार्क ऑफ ट्री के स्लाइस को काट के उन्होंने स्लाइड पर लगाया माइक्रोस्कोप के और उसमें देखा तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए, तो इसी का उन्होंने नाम सेल रखा। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा आविष्कार किया है और कितना बड़ा काम किया है, इसने जीव विज्ञान की आधार रख दी है, इसका उनको पता नहीं था। आज के डेट में ये हमारे जीव विज्ञान का आधार है। इसको रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के सहयोग से दिया। बाद में और लोगों ने भी, जैसे लेवेनहॉक, और उन्होंने इसको और डेवलप किया। जब ये माइक्रोस्कोप और डेवलप हुआ तो इसके बारे में और भी अधिक जानकारी हमें मिली। तो मेरे बच्चों, हमको ये जानना है कि किसी भी जीव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सेल। आपका जवाब क्या होगा? सेल। और सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 में की। किसके हेल्प से की? तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से की। सेल कितने प्रकार का है? अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र को आधार बना के बताइए सेल कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे 2, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और अगर कहा जाए संरचना के आधार पर बताइए, तो संरचना के आधार पर सेल जो है वो भी 2 प्रकार का है। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर, जिसके एग्जाम्पल के साथ आप लोग लिख चुके हैं। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके अंग के बारे में पढ़ेंगे। सेल तो एक बड़ा यूनिट है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग हैं, ऑर्गेनेल्स। उन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ाया है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इसका कंसेप्शन समझ में आए कि क्लियर हुआ है कि नहीं। First question, what is biology? Second question, who discovered cell and how? Third, how many types of cell? How many types of cell? इस 3 क्वेश्चन को आप करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, प्रोटोप्लाज्मा है, और उसके अंदर जो भी छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं उसके फंक्शन को और उसके हैबिट्स को और उसके स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जानेंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जीव विज्ञान एक बहुत इंटरेस्टेड विषय है, क्योंकि इसमें हम अपने पूरे बॉडी के बारे में जानते हैं और जिस बॉडी के बारे में जानते हैं उस नॉलेज को अपने बॉडी पर यूज़ भी कर सकते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसको अपने बॉडी पे यूज़ करके अपने बॉडी को हम सेफ रख सकते हैं। तो इसके ज़रिए एक अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हैं, इसके ज़रिए एक अच्छे लैब एग्जामिनर बन सकते हैं, एक अच्छे ड्रग्स मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। इसलिए कंसेप्चुअल स्टडी किया जाए, रट के नहीं पढ़ाया जाए, याद करके नहीं पढ़ाया जाए, जिस चीज़ को भी पढ़ा जाए कंसेप्ट के साथ पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग का जो पेट के अंदर जो भी फूड है, लंच है, जो वो डाइजेस्ट होता है उसमें मैक्सिमम एंजाइम जो होता है वो जो होता है एसिडिक होता है।
और हम लोग पानी जो पीते हैं उसको अगर एल्कलाइन बना दें तो हमारे खाने का डाइजेशन ईजी हो जाएगा, हमारे पेट में गैस नहीं होगा, हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है कि पानी को आपको चूस के पीना है, पानी को आपको चूस के पीना है। और 1 गिलास पानी को 3 सांस में पीना है, लेकिन एक सांस में 30 से 40 चुस्की लेने की कोशिश करेंगे। उससे आपको फ़ायदे ये होंगे कि वो सारा एल्कलाइन सैलिवा जो है, सैलिवा जो है एल्कलाइन है, वो सैलिवा आपके पेट के अंदर जाएगा तो आपके एसिड को वो नॉर्मल करेगा, जिससे आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा और पेट के अंदर का सिचुएशन नॉर्मल होगा। उसके अलावा खाने से कम आधा घंटा पहले और खाने के कम से कम पौन घंटे बाद आप पानी पिए, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा। और ये जान लीजिए पूरी बॉडी का सरदार जो है, पूरे बॉडी का जो गुरु है वो पेट है। अगर पेट ठीक है तो पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन आपके ठीक रहेंगे। तो बायो का में एक छोटा सा मैंने आपके सामने फंडा रखा कि पानी जो हम पिए उसको सैलिवा बना के पिए, ताकि सैलिवा थेरेपी के रूप में आपके पेट के अंदर डाइजेशन में आपका हेल्प करे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक्स।